अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। घर घर में चप्पल ने स्थान बना लिया है। अरे घर में चप्पल ने स्थान बनाया हो वहां तक तो ठीक है, रसोई में चप्पल ने अपना स्थान बना लिया है। भाई बाहर की चप्पलों का, बाजार में चलने वाले चप्पल जूतों का प्रवेश तो घर में वर्जित होना चाहिए। नंबर 1 बिल्कुल घर में वर्जित हैं, चप्पल जूते नहीं होनी चाहिए, घर में नहीं आने चाहिए। घर के दरवाजे पर, गेट पर, बाउंड्री पर एक लिमिट पर कि इस जगह पर ये चप्पल जूते खुल जाएंगे, यहां से अंदर नहीं जाएंगे। अब फिर घर की यदि चप्पल हैं तो वो घर में प्रयोग ली जावे। किचन की अभी आजकल तो क्या करें, अभी तो बहुत नाजुक शरीर हैं, कभी ठंड रहती है, कभी जमीन ठंडी होती है, कहीं ऐसा कुछ होता है। कहां कहां तक बात बतलाएं भाई साहब। क्या माने हम जो बात कह रहे हैं उस बात को बहुत गंभीरता से आप विचार कीजिएगा, जो बात कही जा रही है उसके संदर्भ में देखना क्या क्या कह रहे हैं। चप्पल का विचार कीजिए, घर की चप्पल हो, स्लीपर की हो, बाथरूम में नहीं जाती हो, धुली हुई हो, बार बार में धुलती हो, धुल करके वहीं रखी रहती हो, तो हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। बाकी हमारे तो किचन में क्या होता था, मैंने तो मेरी मम्मी वगैरह को भी देखा है, अब तो इन दिनों तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ी की पहनते थे वो, लकड़ी की क्या कहते थे उसको, खड़ाऊ जिसे कहते हैं ना, इस तरह का। घर में खूब बचपन से यही देखे हैं, ये सब लकड़ी की चलती थी और वो घर मतलब किचन की होती थी, वो सब उसी तरह से उन्हें पहना जाता है। खैर रसोई घर में अच्छा प्रकाश होना आवश्यक है। लो ये प्रकाश का जो चक्कर है ना, ये वास्तु का चक्कर है, ये जैन वास्तु है जिसे प्रकाश की बात कह रहे हैं, जिसे यहां वास्तु कहकर के पुकारा जा रहा है। ये पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए आपकी किचन में। यदि किचन में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो फिर वो किचन योग्य नहीं है। बराबर पर्याप्त रीति से वहां प्रकाश होना चाहिए, और पर्याप्त प्रकाश के लिए ही नॉर्थ वेस्ट देखते हैं। क्या आग्नेय कोण जो होता है, जो किचन के लिए देखा जाता है वास्तुशास्त्र की दृष्टि से कि नॉर्थ वेस्ट में किचन होनी चाहिए। भाई साहब किचन कहाँ होनी चाहिए, किसी भी वास्तु जानने वाले से पूछिए किचन कौन सी दिशा में होनी चाहिए, तो फटाफट ये कहेगा नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का मतलब मैं बतलाऊं आपको, नॉर्थ वेस्ट माने क्या होता है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है जहां सूर्य का उदित हुआ है। साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट वास्तु वाले होंगे। ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ ईस्ट,
साउथ ईस्ट हो गया भाई साहब, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है ये तो ईशान है, नॉर्थ ईस्ट तो ईशान है, और यहां ईस्ट और साउथ की जो दिशाएं हैं दक्षिण पूर्व कहेंगे उसे, साउथ ईस्ट होगी, साउथ ईस्ट होनी चाहिए, साउथ ईस्ट होनी चाहिए भाई साहब। अब ये साउथ ईस्ट क्यों है, ये दिशा ये बतला दो आप तो, क्या साउथ ईस्ट क्यों है? साउथ ईस्ट का अर्थ इसलिए है, आग्नेय, आग्नेय कोण है जी। आग्नेय कोण क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वहां सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य उदित होता है पूर्व से, जाता है पश्चिम तक। बता रहा हूं, कारण बतला रहा हूं आपको, साउथ ईस्ट का कारण बतला रहा हूं। सूर्य उदित होता है पूर्व से, जाता है पश्चिम में, लेकिन पूर्व से पश्चिम में जाने का जो उसका रास्ता होता है वो साउथ की तरफ से होकर के जाता है। ऐसा जाता है ना, इस तरह से राउंड शेप में, ऐसा स्ट्रेट तो जाता नहीं है। आप कभी भी आपने अपने जीवन में सूर्य को अपने माथे पर से आगे जाते हुए नहीं देखा होगा। सूर्य जब भी आप देखेंगे अपने जीवन में आपको साउथ में ही दिखाई देगा। ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जाने के बीच में वो साउथ से होकर के जाता है। तो ईस्ट से निकला और साउथ की तरफ होता हुआ वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, तो ईस्ट से लेकर के बीच में आई साउथ। सबसे ज्यादा प्रकाश कहां रहेगा? साउथ ईस्ट में रहेगा, ईस्ट साउथ में रहेगा सबसे ज्यादा प्रकाश, क्योंकि सूर्य उस दिशा में है। इसलिए किचन की दृष्टि से यह आग्नेय कोण को महत्वपूर्ण कहा जाता है। खैर जो भी परिस्थिति हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि नेचुरल लाइट होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश जरूरी है वहां पर, क्योंकि अंधकार होने से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। जीवों की उत्पत्ति विशेष होती है, इसलिए दिन में भी रात्रि भोजन का दोष लगता है, दिन में भी रात्रि भोजन का दोष लगता है। एवं चौके की भूमि गोबर से न लीपी जावे, इसका ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन आचार्यों ने श्रावकों को गोबर से चौका लीपना नहीं बताया है, कहा भी है। चंदनादिभिरालिप्ते भूतले दर्पण प्रभे, पुष्पोपकार संपन्ने नलिनी पत्र शोभिनी। पद्म पुराण 53 नंबर का पर्व है और 133 नंबर का श्लोक है। जब रावण सीता जी को घर हर कर ले गया, तब लंका में सीता जी ने पति के समाचार सुनने पर्यंत अन्न जल का त्याग कर दिया। मालूम है आपको? सीता जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब तक पति के समाचार नहीं मिलेंगे, जब तक स्वामी के समाचार नहीं मिलेंगे, तब तक मैं अन्न जल का त्याग कर रही हूं। पश्चात जब उन्हें हनुमान जी के द्वारा रामचंद्र जी की खबर मिली, तब उन्होंने लंका के महेंद्रोदय उद्यान के मध्यगत चौके में रसोई बनाई। उस समय उसने चौके को चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के जल से लीपा एवं शुद्ध किया। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि श्रावक लोग चौके को गोबर से कदापि न लीपें। इसी प्रकार त्रिवर्णाचार में तो यहाँ तक लिखा है कि जहाँ पर गोबर पड़ा हो वहाँ पर मुनि कदापि भोजन नहीं करें। क्षेत्र शुद्धि संबंधी चर्चा चल रही है, क्षेत्र शुद्धि संबंधी। गंदगी पड़ी है, गोबर पड़ा हुआ है, मलिनता अशुद्धि है, वहाँ भोजन ना करें। रसोई यदि चौड़े मैदान में बनाई जावे तो वहाँ पर चंदोवे की आवश्यकता नहीं है। खुले मैदान में, चौड़ा मैदान है, खुला आसमान है, तो वहाँ कैसे टेंट तंबू तानेंगे आप? तो वहाँ चंदोवे की आवश्यकता नहीं है। किंतु जहाँ वृक्ष की छाया या मकान हो वहाँ पर चंदोवा अवश्य होना चाहिए। वृक्ष की छाया है, पेड़ के ऊपर जीव जंतु हैं, क्या गिरेगा ऊपर से आपको अता पता ही नहीं है। छोटे छोटे से किस तरह के जीव आपके भोजन में गिर जाएंगे, ऐसी आचार शास्त्र की आज्ञा है। चौके की मर्यादा होनी चाहिए, पॉइंट नोट करने जैसा है। चौके की मर्यादा होनी चाहिए, बिना मर्यादा का चौका नहीं हो सकता। अतः चौके के प्रमाण का होना आवश्यक। मर्यादा होना चाहिए का मतलब, अरे बाउंड्री तो होनी चाहिए, दीवारें तो होनी चाहिए भाई साहब, रस्सी खिंची होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो बाउंड्री होगी। इतनी सीमा है चौके की।
चौके की सीमा रेखा तो नक्की होनी चाहिए कि नहीं, इसलिए कह रहे हैं मर्यादा होनी चाहिए, नहीं तो कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या चल रहा है, ऐसा है सब कुछ हवा में नहीं चलेगा क्या। देखिए क्या कह रहे हैं, भाव शुद्धि, ये काल शुद्धि के संदर्भ में काल शुद्धि संबंधी बातें सुनिए जरा। चौके की मर्यादा होनी चाहिए, बिना मर्यादा का चौका नहीं हो सकता, अतः चौके में प्रमाण का होना आवश्यक है। काल शुद्धि, जब से सूर्योदय हो, काल कौन सा होना चाहिए, जब से सूर्योदय हो और अस्त न हो तब तक, अर्थात सूर्योदय के 2 घड़ी माने 48 मिनट बाद और सूर्य डूबने से 2 घड़ी पहले का समय का शुद्धि काल है, इसे शुद्ध समय कहते हैं। शुद्ध समय तो ये है भाई साहब, आप इस शुद्ध समय को पूरी तरह से न निभा पाएं तो कम से कम सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले इतना तो निभाएं। आप यदि सूर्योदय के 2 घड़ी बाद तक की बात सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप यदि सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले भोजन निपटा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि ना हो सके, इतना ना निभ सके, तो कम से कम सूर्योदय और सूर्यास्त की बात तो विचार करना ही चाहिए। क्या क्या चौक से लकीर भी खींच सकते हैं चौके की मर्यादा के लिए, एडवोकेट साहब बराबर कर सकते हैं। देखिए ये काल की शुद्धि की बात हो गई, समय की मर्यादा, यही बात गृहस्थों के लिए उपयोगी है। रात्रि में भोजन संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जीवों का घात या उनको बाधा न पहुंचे, माने जिससे जीवों का घात हो या उनको बाधा पहुंचे। कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनको बाधा पहुंचे। नए शब्द अतिरिक्त लग रहा है, वाक्य 2 होते तब तो ना लग जाता। दूध दुहना, गर्म करना, कूटना, पीसना, छाछ बिलोना, पानी भरना आदि आरंभ जनित कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। इसका मतलब रात्रि संबंधी सावधानी चौके के अंदर बराबर होनी चाहिए, माने चौके में रात्रि के अंदर कोई काम न करें, यही वास्तव में सावधानी है। ये काल शुद्धि के संदर्भ में बात करें, कितनी समझदारी वाली बातें कह रहे हैं। मोटी मोटी बातें जितनी निभ सके उतनी निभाइए आप। मुझे मालूम है मेट्रो सिटीज़ में क्या होता होगा, अकेले जहाँ घर हैं वहाँ क्या होता होगा, हैं अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की स्थितियाँ बनी हुई होंगी, मुझे मालूम है, मैं सब समझता हूँ। इसलिए मैं जो बातें आप लोगों से कहता हूँ बार बार में, आप यथा योग्य रीति से ये जो शब्द मेरे द्वारा कहा जाता है, अपनी भूमिका देखकर, अपना घर देखकर, अपनी परिस्थिति देखकर, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके निर्णय करें। क्योंकि यदि मैं किसी एक क्षेत्र में एक जगह पर प्रवचन कर रहा होता तो वहां के लोगों के आधार पर बात कह देता, लेकिन यहाँ तो लंदन भी है और यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका भी है और सिंगापुर भी है और सब तरफ के लोग हैं, और यहाँ भी हमारे भारत के भी दक्षिण भारत की अलग स्थितियाँ हैं, उत्तर भारत की अलग है, गुजरात की अलग है, नॉर्थ इंडिया की अलग प्रकार की स्थितियाँ हैं, सब तरह की स्थितियाँ हैं और सब जगह के लोग, सब लोग रहते हैं सुनने वाले। इसलिए मैं बार बार में ये कहता हूँ, आप अपने क्षेत्र को देखिए, आप अपने एरिया को देखिए, खींचतान नहीं करना, क्योंकि आगे 4थे नंबर पर भाव शुद्धि की बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव शुद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट है ये भाव शुद्धि, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। द्रव्य शुद्धि की फिर ध्यान दे लेंगे, क्षेत्र शुद्धि की फिर ध्यान दे लेंगे, काल शुद्धि की भी ध्यान दे लेंगे। अरे भावों की शुद्धि का क्या होगा भगवान? भाव शुद्धि क्या होती है जरा सुनिए। भोजन बनाते समय, ओ हो, इसमें आ जाते हैं भाई साहब लपेटे में सब लोग। भोजन बनाते समय परिणाम संक्लेश रूप, आर्त रौद्र रूप नहीं होने चाहिए। क्या ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। भरत भाई क्या कह रहे हैं ये? बनाते समय आर्त रौद्र परिणामों से बनाओगे तो क्या बनाओगे? क्या बड़े पंडित जी साहब भोजन के संदर्भ में जो बातें कहते हैं, वे कहते हैं न्याय से कमाया हो, न्याय से कमाए धन से, यत्नाचार से बनाया हो, न्याय से कमाया हो, यत्नाचार से बनाया हो,
वात्सल्य से खिलाया हो और अनासक्ति से खाया हो, वो शुद्ध सात्विक भोजन होता है। 4 बातें हैं। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब के द्वारा बताई गई 4 बातें हैं भोजन के संदर्भ में। 4 बातें होनी चाहिए। क्या क्या 4 बातें होनी चाहिए? न्याय से कमाए धन से, नंबर 1 न्याय से कमाया हो, और फिर नंबर 2 यत्नाचार से बनाया हो, सावधानी से बनाया हो, और नंबर 3 वात्सल्य से खिलाया हो, परोसा भी वात्सल्य से हो, वात्सल्य होना चाहिए उसके अंदर, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। और नंबर 4, ये 3 बातें तो खिलाने बनाने कमाने वाले की तरफ से हुई। और चौथी बात क्या है? बोले अनासक्ति से खाया हो, खाने के प्रति आसक्ति नहीं हो, खाऊं 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 ये परिणाम नहीं हो, अरे अनासक्ति भाव से। ले तप बढ़ावन हेतु, ऐसी बातें भाई साहब। ये बातें कितनी गजब की कह रहे हैं। आर्द्र रौद्र रूप नहीं होने चाहिए परिणाम, परिणाम आर्द्र रौद्र रूप नहीं होने चाहिए। बनाते समय, भोजन बनाते समय, अरे खोटे परिणाम से बनाओगे, वो परिणाम मिश्रित होते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं, घुल जाते हैं वो परिणाम। आप जब राग द्वेष और लड़ाई झगड़े, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ऊट पटांग आप ये परिणामों को रख करके भोजन बनाएंगे, और फिर आप अपेक्षा रखें भोजन खाने वाले से कि ये हमारे अनुकूल सोचे, तो कैसे सोचेगा? भोजन बनाते समय भी इतनी सावधानियां, परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, भोजन बनाते समय भी वात्सल्य हो, तत्व ज्ञान हो, वैराग्य में चिंतन हो, भेद विज्ञान का चिंतन हो। अरे भेद विज्ञान का चिंतन करते करते आराधना के परिणामों में यदि भोजन बनाया गया होगा तो उस भोजन को करने वाला जीव भी आराधक बनेगा। क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भोजन बनाते समय यदि इस प्रकार संक्लेश परिणाम रहेंगे तो उस भोजन से न तो शारीरिक शक्ति की वृद्धि होगी और न आत्मिक शक्ति की ही, शारीरिक भी नहीं होगी और आत्मिक शक्ति की वृद्धि भी नहीं होगी, बल्कि उल्टा असर आत्मा पर पड़ेगा। एवं जिन स्त्री पुरुषों के संसर्ग में आत्मिक परिणाम मलिन या संक्लेश रूप होते हैं, उनके संसर्ग का त्याग कर देना चाहिए। कहा भी है, बात ख्याल में आ गई? क्या कह रहे हैं ये कहा, क्या कहा जा रहा है भैया? उनके संसर्ग मात्र का त्याग कर दो, दूर रहो। माने भोजन बनाते समय सावधानी रखिए, बहुत देखिए। देखो वज्र सेन जी साहब, आपकी माँ भोजन बनाते बनाते भजन गाती रहती थी और भोजन तैयार करती थी, तब आज ये संस्कार इतने अच्छे और उज्जवल दिखाई देते हैं। ऐसा होता है, गीत गाते रहिए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शांतला माता की तरह, कुंद कुंदाचार्य देव की माता। अरे कैसी कैसी बातें हैं भाई साहब, क्या सोच होती थी, क्या चिंतन होता था। अरे कितना भी गुस्सा हो, कितना भी नाराजगी हो, लेकिन गुस्से और नाराजगी के परिणामों से भोजन मत बनाना, जहर बन जाएगा, वो जहर हो जाएगा वो भोजन, वो खाने योग्य नहीं है। क्रोध में बनाया गया भोजन करने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। नाराजगी, मनमुटाव, उल्टा सीधा क्रोध का परिणाम, अरे नहीं भाई साहब, सावधान रहो। देखो क्या कह रहे हैं आगे, दीपो भक्षयते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते तदन्नम भक्षये नित्यम तादृशी जायते च धीः। जैसे दीपक अंधकार को खाता है और कज्जल को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जैसा अन्न खाया जाता है उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है। लो जैसा, देखो क्या कहें, बुद्धि भी वैसी हो जाती है, परिणाम भी उसी तरह के हो जाते हैं भाई साहब। भावार्थ पढ़िए, जैसे दीपक अंधकार को खाता है और काजल उत्पन्न करता है। दीपक क्या कर रहा है? अंधकार को खा गया है दीपक। दीपक ने किसको खाया? आप सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, ये उदाहरण में क्या बात कह दी गई है। दीपक ने किसको खाया, ये बतलाओ कि दीपक किसको खा रहा है? अरे दीपक जलते ही अंधकार खा गया वो। तो जिस दीपक ने अंधकार को खाया है तो फिर निकालेगा क्या? काजल निकालेगा, काजल कालीमा निकालेगा अंधकार को खाने के बाद में। ओहो, दीपक की महिमा तो आज तक आपने सुनी होगी बहुत बार, लेकिन ये दीपक की निंदा,
ये दीपक की आलोचना ये पहली बार पढ़ी होगी आपने, पहली बार सुनी होगी कि दीपक में कोई माइनस पॉइंट भी है। क्या बात लिख रहे हैं, दीपो भक्ष्ये त्वांतम कज्जलम च प्रसूयते तदन्नम भक्ष्ये नित्यम तादृशी जायते च धी। बुद्धि भी वैसी हो जाती है। दीपक जलाया और अंधकार को खा गया। अंधकार मिट जाता है ना दीपक जलाते ही, अंधकार नष्ट हो जाता है ना दीपक जलाते ही। दीपक जला और अंधकार नष्ट हो गया। अब अंधकार नष्ट हुआ तो क्या हुआ, अंधकार के नष्ट होते ही, तो जैसे ही अंधकार नष्ट हुआ तो दीपक ने जिस अंधकार को खाया था अब वो क्या बनाएगा, वो दीपक वो काजल बनाता है, कालीमा बनाता है, धुआं बनाता है। प्रकाश को खाता नहीं है, अंधकार को खाता है। सुनिए जरा, उसी प्रकार जैसा जिसका खाद्य होता है उसको तदनुकूल ही फल होता है। जब दीपक जलता है तब प्रकाश होने के अंधकार उससे भक्षित हो जाता है। प्रकाश होने से अंधकार उससे भक्षित हो जाता है, अंधकार को खा लिया जाता है उसके द्वारा। अतः उसने पहले अंधकार को खा लिया था, उसने पहले अंधकार को खा लिया था, वैसे ही उसने काजल उगल दिया। सार यह निकलता है कि जैसा अन्न खाया जाता है वैसा फल होता है। लो लोक में भी प्रसिद्ध है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। क्या कह रहे हैं भाई साहब, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न खाएगा मन भी उसी प्रकार का होगा। इसी तरह की स्थिति है। मैं इस संदर्भ में एक महाभारत का प्रसंग कई बार सुनाता हूं। दृश्य आपने कभी देखा होगा महाभारत की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर, पुराने समय में 20, 25, 30 साल पहले जब भी चली थी। जब वो चलती थी महाभारत, तो उस महाभारत के चलते हुए एक दृश्य उसके अंत में आया। जब विभीषण मरणासन्न शैया के ऊपर पड़े हुए हैं, विभीषण मरणासन्न शैया के ऊपर पड़े हुए थे, चारों तरफ से बाण लगे हुए थे और पूरे परिवार को बुलाया उन्होंने। कौरव तो बचे नहीं थे, पांडव बचे थे। पांडवों को बुलाया, कुंती भी थी, द्रौपदी भी थी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे, इन सबको बुलाया। और धर्म पिता भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह बाणों की सैया, चारों तरफ अर्जुन के बाण लगे थे और धर्मोपदेश उपदेश दिए जा रहे हैं, बातें बताए जा रहे हैं, न्याय नीति की बातें बताए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं और सब बड़े प्रसन्न चित्त से भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं। चलती हुई चर्चा के बीच में द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी को। और द्रौपदी की हंसी, चर्चा हंसी की नहीं थी, चर्चा कुछ हंसी की नहीं थी, हंसी का प्रसंग नहीं था, हंसी की चर्चा भी नहीं थी और हंसी का प्रसंग भी नहीं था। भीष्म पितामह ने बीच में पूछा कि क्या बात है बेटा, क्यों हंसी आ गई? कि नहीं पितामह, बी कंटिन्यू, कैरी ऑन, चलने दो, आप जो चल रहे हैं चलाओ, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, मैं तो बोल रहा था, मेरी तो लिंक टूटी गई है, अब तुम बता दो तो हम भी लोग हंसने। नहीं पितामह, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो चलने दो। जब ज्यादा आग्रह किया पितामह ने द्रौपदी से पूछने के लिए, तो द्रौपदी ने कहा पितामह क्या बताऊं, आपकी ये न्याय नीति की बातें सुन करके मुझे हंसी आ रही है। मुझे ये हंसी आ रही है, मुझे लग रहा है कि जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था उस समय आपकी ये न्याय की बातें कहां चली गई थी। ओहो, उस समय कहां चली गई थी आपकी ये बातें, जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था। दुशासन के माध्यम से भरी सभा में, राज दरबार में गर्दन नीची करके आप बैठे हुए थे, न्याय नीति की बातें कहां चली गई थी? पितामह का जो जवाब था, वो जवाब सुनाने के लिए मैंने आपको इतनी बातें सुनाई है। पितामह ने क्या कहा कि बेटा बात तो तेरी सही है,